हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। ये हमारा 4th वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, समझा होगा और आपने फ्रेम पे इनहेरिटेंस या फ्रेम पे बटन सेट करना, फ्रेम पे कलर सेट करना, ये चीजें अच्छे से सीख ली होंगी। अब हम आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पे जीयूआई प्रोग्रामिंग के, जिसका नाम है फ्रेंड्स इवेंट हैंडलिंग। हम पढ़ेंगे इसको जावा में, लेकिन यकीन मानिए आप जितनी भी ऐसी लैंग्वेजेस पढ़ोगे जिसमें आप जीयूआई बनाओगे, सब जगह आपको इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। और जावा का इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा आपका कि अगर आगे चलकर आप पाइथन करते हैं, जावास्क्रिप्ट करते हैं, कोई भी ऐसी लैंग्वेज करते हैं जिसमें इवेंट हैंडलिंग टॉपिक है, वो आपको जावा के कंपैरिजन में बहुत सिंपल, बहुत इजी लगेगा, क्योंकि जावा के कॉन्सेप्ट्स आपके इवेंट हैंडलिंग के बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम इसी बात पे फोकस करने वाले हैं, इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है और क्यों एक जीयूआई एप्लीकेशन में एक बैकबोन की तरह इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट काम करता है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं रिगार्डिंग इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलिंग। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। अब लास्ट लेक्चर से आगे अपन ने फ्रेम पे कंपोनेंट्स रखना सीख लिया था। ओके, कंपोनेंट्स को आपने कैप्शन भी दे दिया था और फ्लो लेआउट की मदद से उनकी पोजीशन भी आपने सेट कर दी थी। अब आज करना है हमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम। उसको समझने के लिए हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की गई एप्लीकेशन को एक बार दोबारा देख लें। लास्ट लेक्चर में हमने जो फ्रेम बनाया था उसमें हमने बटन रख लिया था, यस और नो रख लिया था। बटन पे कैप्शन भी आ गया था, बटन पे टाइटल भी सेट हो गया था। कैप्शन टाइटल को बोलते हैं, राइट? जो ये बता रहा था, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि इस बटन को करना क्या है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद हमारे कोड में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। वो दिक्कत आपको नजर आई? दिक्कत ये थी कि प्रोग्राम बटन लाने के बावजूद यूजर के क्लिक पे कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा था, है ना? तो जरा इस कोड के आप एग्जीक्यूशन को ऑब्जर्व कीजिए। ये आपका पिछले लेक्चर का आखिरी कोड है, एग्जाम्पल 5, जिसको रन करने पर आपको बटन दिखेगा। दो दो बटन दिख रहे हैं, बट एज यू कैन ऑब्जर्व, मेरे क्लोज फ्रेम पे क्लिक करने पर या चेंज करके पे क्लिक करने पर प्रोग्राम कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, राइट? तो अब आज हमारा एम है इन बटन्स को फंक्शनल करना, राइट? तो अगर आप जीयूआई प्रोग्रामिंग में चाहते हैं कि यूजर के बटन क्लिक करने पर आपका प्रोग्राम कोई एक्टिविटी ले, कोई आपका प्रोग्राम एक्शन करे, तो आपको अपने प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करनी पड़ेगी इवेंट हैंडलिंग, राइट? तो जब भी आपकी एप्लीकेशन को रन करने वाला यूजर आपकी एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करेगा, गौर कीजिएगा उस इंटरैक्शन को प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में अपन बोलते हैं इवेंट। इवेंट के कुछ कॉमन एग्जांपल्स अगर हम बोलें तो बटन का क्लिक करना, ये एक इवेंट होता है। माउस मूव करे अगर यूजर और आप चाहते हैं माउस के मूवमेंट पे कोई एक्शन हो, जैसे आपने ई कॉमर्स साइट्स पे देखा है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे गौर करा है, जब आपका माउस पॉइंटर किसी इमेज पे जाता है तो इमेज एनलार्ज हो जाती है, एक लेंस में कन्वर्ट हो जाता है माउस का पॉइंटर, राइट? तो आपका माउस का पॉइंटर किसी इमेज पे ले जाना, दैट ऑल्सो इज एन इवेंट। इसी तरह से यूजर का टेक्स्ट बॉक्स में कुछ टाइप करना और उसके टाइप होते में आप कोई एक्टिविटी करें, दैट इज ऑल्सो एन इवेंट। जैसे आप नोटिस करिए, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं जिनसे बल्क मैसेजिंग होती है, जो जनरली 70 वर्ड्स की लिमिट देती हैं आपको एसएमएस में, या 170 वर्ड्स की लिमिट देती हैं, ऑब्जर्व करा है आपने? आप वहां जब मैसेज टाइप करते हैं तो आपकी टाइपिंग के साथ वो बताती हैं आप कितने वर्ड्स बचे हैं। इनिशियली वो दिखाएगा 70 वर्ड्स लेफ्ट, फिर आपने कुछ लिखा तो बताएगा 89 या 69 वर्ड्स लेफ्ट। इस तरह से आपका जैसे जैसे टाइपिंग बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो आपको बताता जाता है कि किस तरीके के वर्ड्स बच रहे हैं, अब आपके पास कितने वर्ड्स बच रहे हैं। तो इस तरह के किसी भी कोड को बनाने के लिए जिसमें यूजर के एक्शन पे एप्लीकेशन कोई रिएक्शन दिखाए, आपको परफॉर्म करनी पड़ती है इवेंट हैंडलिंग। और अगर हम जावा की बात करें तो जावा में याद रखिएगा, इवेंट हैंडलिंग को समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। जावा में इवेंट हैंडलिंग को समझने के लिए आपको समझने पड़ेंगे 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स। इनमें से सबसे पहला टर्म मैं बार बार आपको बता चुका हूं, वो होता है इवेंट। इवेंट्स आर एक्शंस टेकन बाय हूम। ये एक्शंस कौन लेता है? आप एज अ प्रोग्रामर। वेरी गुड। ये एक्शंस आपकी एप्लीकेशन को रन करने वाला यूजर लेगा। ओके, ये डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना इवेंट है, विंडोज के डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना एक इवेंट है, यस। और उसकी हैंडलिंग क्या है? उसकी हैंडलिंग है पॉपअप मेन्यू का आना, राइट? आप राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू आता है, करेक्ट? तो आपका डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना एक इवेंट है, और विंडोज का उस राइट क्लिक के अगेंस्ट एक पॉपअप मेन्यू दिखाना, वो अपने आप में उस इवेंट की हैंडलिंग है। ओके,
चलिए, तो आपको ये तो क्लियर हो गया इवेंट क्या होते हैं। अब यहां से डिस्कशन टेक्निकल हो रहा है, सो बी वेरी 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 अटेंटिव, एक्सट्रीमली अटेंटिव। ठीक है, आंखें कान दिमाग सब खोलकर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे आप। नाउ डिस्कशन इज गोइंग टू बी मच मोर टेक्निकल। ठीक है, अब जावा कहती है इवेंट के अलावा आपको दो और चीजें समझनी है इससे पहले कि आप इवेंट हैंडलिंग की प्रोग्रामिंग कर पाए। इन दो में से अगला वर्ड आ रहा है आपके सामने, इवेंट सोर्सेज। यानी थ्योरी ये कह रही है जावा में इवेंट सोर्सेज उन कंपोनेंट्स को बुलाया जाता है, उन जीयूआई एलिमेंट्स को बुलाया जाता है जिससे इंटरैक्ट करने पर आपका प्रोग्राम कोई एक्टिविटी करता है, कोई एक्शन लेता है। आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्कुल डेस्कटॉप के एक्सट्रीम राइट पे, बॉटम राइट पे एक बार आता है जिसको क्लिक करने पर वॉल्यूम कम ज्यादा होता है, एक स्लाइडर आता है। वॉल्यूम के आइकन पे क्लिक करते हैं तो एक स्लाइडर आता है, जिसे ड्रैग करते हैं तो वॉल्यूम कम ज्यादा होता है। तो वो जो स्लाइडर है जिसके ड्रैग होने पर वॉल्यूम चेंज होता है, वो स्लाइडर अपने आप में जावा में क्या हो गया, वो स्लाइडर अपने आप में जावा में इवेंट का सोर्स हो गया। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत फहमी में ये सोचते हैं कि इवेंट का सोर्स हम है। उन्हें लगता है हम ही तो क्लिक कर रहे हैं, हम ही तो बटन पे टैप कर रहे हैं। नहीं, आप तो यूजर हैं, आप इवेंट के सोर्स नहीं है। इवेंट का सोर्स जावा यूजर को नहीं मानती है, इवेंट का सोर्स जावा जीयूआई कंपोनेंट्स को मानती है। सो अ बटन कैन बी एन इवेंट सोर्स, अ स्लाइडर कैन बी एन इवेंट सोर्स, अ लिस्ट बॉक्स कैन बी एन इवेंट सोर्स, इवन अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी एन इवेंट सोर्स। ये सारे वो तमाम कंपोनेंट्स हैं जिससे यूजर करने वाला है इंटरैक्ट। इवेंट सोर्स समझ में आया? इवेंट सोर्स समझ में आया? ठीक है, अब इससे ज्यादा टेक्निकल है और आखिरी टर्मिनोलॉजी है कोडिंग से पहले जो हमें समझनी है, और वो है इवेंट लिसनर। नाउ आई एम ओपनिंग द डेफिनेशन ऑफ इवेंट लिसनर इन फ्रंट ऑफ यू। पढ़िए ध्यान से और बताइए इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं। पढ़िए, पढ़ लेंगे तो डन लिखिएगा। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, फिर आराम से पढ़िए। ये आखिरी टिपिकल थ्योरी है जो आपको आज समझनी है। अब डिस्कस करते हैं ये थ्योरी क्या कह रही है, स्लाइड क्या समझाने की कोशिश कर रही है। इमेजिन करिए ये आपका फ्रेम है, ये भी इमेजिन करिए ये फ्रेम पे आपने एक बटन बनाया है लाइक दिस। ठीक है, नाउ एज वी नो इस बटन पे आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है क्लोज ऐप। टेक्स्ट देखकर समझ आ ही रहा होगा आपको ये बटन क्या करने वाला है। ये बटन के क्लिक होने पर एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, राइट। ये भी आपको अच्छे से पता है कि एप्लीकेशन क्लोज करने का मतलब जावा में इस स्टेटमेंट का रन होना, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। मानते हैं इसी से तो प्रोग्राम बंद होता है, राइट। बट अब ये बताइए जब आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो कहीं पे तो आपको ये सिस्टम डॉट एग्जिट 0 वाला स्टेटमेंट लिखना होगा ना, है ना। ये एक फंक्शन कॉल है और फंक्शन कॉल जावा में आप किसी मेथड बॉडी में देते हैं ना, राइट। तो जब भी जावा में, प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब भी जावा में यूजर किसी बटन पे क्लिक करता है तो जावा एक फिक्स मेथड कॉल करती है। फिक्स का मतलब समझते हैं? फिक्स का मतलब जिसका नाम जावा को पता है, जिसके बारे में जावा जानती है। जावा एक फिक्स मेथड कॉल करती है। जैसे आप बताइए जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो जावा एक फिक्स मेथड कॉल करती है और उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये बात सही है ना। ऐसे ही जब जावा में गार्बेज कलेक्टर किसी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है तो जावा एक फिक्स मेथड कॉल करती है जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम होता है फाइनलाइज, है ना। बिल्कुल ऐसे ध्यान से सुनिएगा, जब भी यूजर जावा में किसी बटन को क्लिक करता है जावा एक फिक्स मेथड कॉल करती है। क्या नाम है उस फिक्स मेथड का? उस फिक्स मेथड का नाम है जावा में, एवरीवन प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन, उस फिक्स मेथड का नाम है जावा में एक्शन परफॉर्म्ड। लिखिए जरा चैट विंडो में क्या नाम दिखाई दे रहा है आपको, क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है एक्शन परफॉर्म्ड। ओके, तो जावा कहती है whenever the user is going to click on the button I will execute action perform। जावा एक्शन परफॉर्म को एग्जीक्यूट करेगी। अब सवाल आता है क्या एक्शन परफॉर्म फ्रेम के पास है, क्या ये मेथड फ्रेम के अंदर अवेलेबल है? तो जवाब है नहीं, ये फ्रेम के अंदर अवेलेबल नहीं है। देन द क्वेश्चन इज फिर ये कहाँ है, ये मेथड कहाँ है? तो जावा कहती है जावा ने इस मेथड को
एक इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करके रखा है। सुना आपने ध्यान से, मैंने क्या नाम लिया, किसके अंदर डिक्लेयर करा है जावा ने इसको? एक इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करा है। ओके, और उस इंटरफेस का नाम क्या रखा है जावा ने? उस इंटरफेस का नाम जावा ने रखा है एक्शन लिसनर। ओके, अब याद कीजिए अपने कोर जावा के बेसिक्स। क्या इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं? यस, इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होते हैं वो मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब एक्शन परफॉर्म की कोई बॉडी नहीं है जावा के पास बाय डिफॉल्ट। यस, एक्शन परफॉर्म की जावा के पास कोई बॉडी नहीं है बाय डिफॉल्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि बटन क्लिक पे आपका प्रोग्राम बंद हो जाए, आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाए, तो फिर आपको इसे क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको इसे करना पड़ेगा ओवरराइड। आप याद कीजिए, इससे मिलती जुलती कहानी आपने फाइनलाइज के बारे में सुनी है? यस, जरूर सुनी होगी। आपको याद होगा जावा में ऑब्जेक्ट क्लास के पास एक मेथड होता है। मेथड का नाम क्या होता है? मेथड का नाम होता है फाइनलाइज। ओके, क्या ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, एब्स्ट्रैक्ट तो नहीं होता है, लेकिन इसकी बॉडी जरूर ब्लैंक होती है ना? तो बॉडी ब्लैंक होना और एब्स्ट्रैक्ट होना टेक्निकली अलग अलग बातें हैं। हाँ, टेक्निकली अलग अलग बातें हैं, लॉजिकली एक ही बात है। हाँ, लॉजिकली एक ही बात है कि दोनों का कोई इम्प्लीमेंटेशन जावा के पास नहीं है। सही कह रहा हूं? दोनों का कोई इम्प्लीमेंटेशन जावा के पास नहीं है। फाइनलाइज का भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, बॉडी ब्लैंक छोड़ी हुई है। और एक्शन परफॉर्म की तो बॉडी ब्लैंक भी नहीं है, एक्शन परफॉर्म तो जावा ने सीधे एब्स्ट्रैक्ट ही बनाया हुआ है। अब आपको याद होगा, अगर आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होते वक्त आपका प्रोग्राम कुछ करे, जैसे अपन लोगों ने, अगर आपको याद हो कोर जावा मैंने अगर आपको पढ़ाई है, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें ऑब्जेक्ट के डिस्ट्रॉय होने पर हमने काउंटर को रिड्यूस करा था, जिसमें लिखा था माइनस माइनस नेक्स्ट आईडी, कुछ ऐसा प्रोग्राम था हमारा। तो आपको याद होगा, हमने ऐसा करने के लिए अपनी क्लास में फाइनलाइज की क्या की थी? हमने ऐसा करने के लिए अपनी क्लास में फाइनलाइज की थी ओवर राइडिंग की थी ना? बिल्कुल ऐसे अब आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास क्यों बनानी पड़ेगी? क्लास इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि ये जो एक्शन लिसनर है ये इंटरफेस है। जी हाँ, ये इंटरफेस है। तो इसको इनहेरिट करने के लिए आप एक क्लास बनाएंगे। यस, बनाएंगे। उस क्लास में एक्शन परफॉर्म को आप ओवरराइड करेंगे। यस, बिल्कुल करेंगे। तो वो जो क्लास आप बनाएंगे, जो एक नई क्लास होगी, मतलब ये हमारे प्रोग्राम में अब तीसरी क्लास बनने जा रही है। यस, ये हमारे प्रोग्राम में अब तीसरी क्लास बनने जा रही है। एक तो फ्रेम की डिराइव बनाते ही हैं हम, एक हम लोग नेम क्लास बनाते हैं जहां फ्रेम का ऑब्जेक्ट, अपनी क्लास का फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाकर अपन बाकी चीजें कॉल करते हैं। और अब एक ये तीसरी क्लास बनेगी। ओके, ये तीसरी क्लास का काम क्या है? इस तीसरी क्लास का सिर्फ एक काम है कि एक्शन लिसनर को इनहेरिट करे, एक्शन परफॉर्म को ओवरराइड करे, और एक्शन परफॉर्म के अंदर इस लाइन को कॉल करे जिसका नाम है सिस्टम डॉट एग्जिट जीरो। समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है मेरी बात? राइट। अब ये जो हम तीसरी क्लास बनाने की बात कर रहे हैं, इस क्लास को बनाने से कुछ नहीं होगा, सुनना गौर से। इस क्लास को बनाने से कुछ नहीं होगा। बनाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट का। क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब वो अभी आपको मैं कोडिंग में समझाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन शब्द का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाएंगे, वो क्लास एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करेगी, और वो क्लास इस एक्शन परफॉर्म को ओवरराइड करेगी। क्या इतना कोड आप मुझे करवा सकते हैं? ये जो मैंने बोला इसकी आप कोडिंग मुझे डिक्टेट कर सकते हैं? एक क्लास बनानी है जो एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करे। अगर आपको लग रहा है सर ये एक्शन लिसनर कहाँ है, तो ये जावा का इंटरफेस है, तो ऑब्वियस ही बात है किसी पैकेज में होगा। यस, ये पैकेज में है। कौन सा पैकेज है इसका? इसका वही पैकेज है तो बाकियों का पैकेज है। राइट, तो किसके अंदर है ये भी आपको मिलेगा जावा डॉट एडब्ल्यू डॉट इवेंट के अंदर। ये इवेंट पैकेज के अंदर आपको मिलेगा। स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, हमारे कोड के अंदर दो बटन है। जो क्लोज फ्रेम वाला बटन है, जब हम उसको क्लिक कर रहे थे तो प्रोग्राम कुछ नहीं कर रहा था। हम चाहते हैं क्लोज फ्रेम पे क्लिक करने पर प्रोग्राम बंद हो जाए। पहला एम हमारा ये है। अभी हम सिर्फ एक बटन पे फोकस कर रहे हैं, दूसरे वाले को अभी इग्नोर कीजिएगा। समझ आ रही है मेरी बात? दूसरे वाले को आप इग्नोर कर दें, अभी हम सिर्फ एक बटन पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसा थ्योरी में समझा, एक क्लास यहां बनाएंगे। यस, एक क्लास और हम बनाएंगे। तो क्या मैं इस क्लास का नाम लिख सकता हूं क्लोज फ्रेम?
कैन आई राइट द नेम एज क्लोज फ्रेम, राइट। और कैसे करते हैं इंटरफेस को इनहेरिट? एक्सटेंड्स लगाते हैं कि इंप्लीमेंट्स लगाते हैं? इंप्लीमेंट्स लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे आप? इंप्लीमेंट्स फॉलोड बाय, इंटरफेस का नाम लिखिए चैट विंडो में क्या था? इंटरफेस का नाम लिखिए चैट विंडो में क्या था? वेरी गुड, एक्शन लिसनर था। इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर, ऐसे आप लिखेंगे। जैसे लिखेंगे दो एरर्स आएंगी। पहली एरर तो नेटबीन्स इस बात की देगा कि ये एक्शन लिसनर को आपने इंपोर्ट नहीं करा, करना पड़ेगा। तो इसको कर लीजिए आप फिक्स इंपोर्ट से इंपोर्ट। ऊपर नोटिस करिए जावा डॉट एडब्ल्यू डॉट इवेंट से आ गया एक्शन लिस्टर, आ गया, राइट। तो जावा डॉट एडब्ल्यू से आपको फ्रेम मिल रही है, जावा डॉट एडब्ल्यू से बटन और फ्लो लेआउट क्लासेस मिल रही है, और जावा डॉट एडब्ल्यू का चाइल्ड पैकेज है। क्या नाम है चाइल्ड पैकेज का? चाइल्ड पैकेज का नाम है इवेंट। इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें मिल रहा है एक्शन लिस्टर। ये भी समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर एक डाउट और मैं आप लोगों का दूर करना चाहूंगा। वो कैसा डाउट होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर ये चार चार इंपोर्ट जो आपने लिखे हैं, इसकी जगह ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना सर, इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यू डॉट स्टार। तो गौर से सुनिए, जब आप किसी पैकेज के नाम के साथ स्टार लगाते हैं तो आपको सिर्फ उस पैकेज की क्लासेस का एक्सेस मिलता है, उसके चाइल्ड पैकेज की क्लासेस का एक्सेस नहीं मिलता है। दोबारा सुनना, जब आप जावा में किसी भी पैकेज के नाम के साथ स्टार लगाते हैं तो आपको उस पैकेज की क्लासेस का एक्सेस मिलता है। इसलिए आप नोटिस करिए बटन पे कोई एरर आ रही है? बटन पे कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है। फ्रेम पे कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है। फ्लो लेआउट पे कोई एरर आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ये तीनों क्लासेस एडब्ल्यूटी पैकेज में है। यस, ये तीनों क्लासेस एडब्ल्यूटी पैकेज में है। लेकिन गौर करिए एडब्ल्यूटी डॉट स्टार बोलने से आपको एडब्ल्यूटी के चाइल्ड पैकेज की क्लासेस नहीं मिलेंगी। कौन से चाइल्ड पैकेज की बात हो रही है? बात हो रही है एडब्ल्यूटी के चाइल्ड पैकेज इवेंट की, राइट। तो जब आप कहेंगे जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट स्टार, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस एक्शन लिसनर, इसलिए जावा यहां पर दे रही है एरर, करेक्ट। तो अगर आपको लगता है एक्शन लिसनर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक इंपोर्ट तो कम से कम और लिखना पड़ेगा, और वो इंपोर्ट होगा इंपोर्ट जावा डॉट एडब्ल्यूटी डॉट इवेंट डॉट स्टार। आपको स्टार ही लगाना है कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए भी आप दो इंपोर्ट तो लिखेंगे, एक एडब्ल्यूटी का स्टार और एक इवेंट का स्टार। समझ आया? रहेगा याद ये रूल। सर फ्लो लेआउट के बिना बटन नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं सुधीर। फ्लो लेआउट ये कब कहता है कि वो बटन बना रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो आप? बटन का बनना तो इन दो लाइनों से हो रहा है ना सुधीर, जो सुपर के नीचे दिख रही हैं, ये बटन बना रही हैं। हाँ, फ्लो लेआउट से आप बटन को फ्रेम पे पोजीशन दे रहे हैं और साइज दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं कि सर हम फ्लो लेआउट यूज ना करें तो क्या होगा, इफ आई एम गेटिंग यू राइट, यही सवाल है? ओके, अगर ये सवाल है कि हम लोग ये लाइन ना लिखें तो क्या होगा, तो मैं बता दूं, अगर आप सेट लेआउट कॉल नहीं करेंगे तो जावा बाय डिफॉल्ट एक लेआउट यूज करती है, और जो लेआउट जावा बाय डिफॉल्ट यूज करती है ये उसका नाम है। लिखिए चैट विंडो में क्या दिख रहा है, क्या लिखा है नाम मैंने? बॉर्डर लेआउट। जावा बाय डिफॉल्ट यूज करती है बॉर्डर लेआउट। ओके, तो बॉर्डर लेआउट क्या कहता है? बॉर्डर लेआउट कहता है ये जो आपका फ्रेम है वो इस फ्रेम के ऊपर बटन रखेगा, और बटन को उतनी साइज दे देगा जितनी साइज का आपका फ्रेम है। गेस करिए, पहले हमने ये बटन ऐड करा है ना चेंज कलर वाला, तो पहले ये चेंज कलर वाला बटन पूरे फ्रेम की साइज ले लेगा, और फिर हमने ये ऐड करा है ना क्लोज फ्रेम, उसके ऊपर ये क्लोज फ्रेम पूरे फ्रेम की साइज ले लेगा। अल्टीमेटली कितने बटन दिखेंगे? अल्टीमेटली कितने बटन आपको नजर आएंगे? इस क्लास को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, और आप पहले देख लें। इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूं, सेट लेआउट को, एंड लेट्स रन द कोड। करिए ध्यान से ऑब्जर्व, कितने बटन दिख रहे हैं आपको? है प्रॉब्लम? है एक्चुअल में दो बटन दिख रहा है आपको, एक, और ये भी पूरा, ये पूरा बटन है जिसने पूरा फ्रेम को ऑक्यूपाई कर रखा है। यस, ये पूरा बटन है। सोचिए, क्या आपको ऐसा यूआई चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तो या तो आप बटन की जगह बताएं, वो अभी हमने सीखा नहीं है बटन की जगह बताना, तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जावा इन बटन्स को नॉर्मल साइज देकर हॉरिजॉन्टली ऐड करे। अब नॉर्मल साइज देकर हॉरिजॉन्टली ऐड करवाना है तो जावा को बोलना पड़ेगा वो अपना लेआउटिंग चेंज करे।
वो लेआउटिंग चेंज करके क्या कर रही थी आपके सेट लेआउट के कारण? वो लेआउटिंग चेंज करके कर रही थी फ्लो लेआउट। नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट कौन सा लेआउट यूज कर रही है? नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट यूज कर रही है बॉर्डर लेआउट। आ रही है बात समझ? पॉइंट क्लियर? इसलिए आपके कोड के साथ ये परेशानी, ये दिक्कत आ रही है। आई होप चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब आ जाइए अपने मेन टॉपिक पे। तो मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूं और पहले वाले ही सारे इंपोर्ट्स ले रहा हूं मैं। सो आई राइट क्लास क्लोज फ्रेम implements एक्शन लिसनर। ये हमने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करा। ठीक है, अब एरर क्यों दे रहा है नेटबीन्स? अपन ने तो इंपोर्ट इंपोर्ट सब कर लिया है। नेटबीन्स इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि आप एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। जावा में जब भी इंटरफेस को इनहेरिट करा जाता है, जावा का एक रूल है, आई होप सबको याद होगा। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि आपको इंटरफेस के मेथड को हर हाल में करना पड़ेगा ओवरराइड। ये रूल ऑब्जेक्ट क्लास के लिए नहीं है। नहीं, ऑब्जेक्ट क्लास कभी जबरदस्ती नहीं करती आपसे कि आप ओवरराइड करें। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट क्लास में मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। यही फर्क है टेक्निकल फाइनलाइज और एक्शन परफॉर्म में। कभी फाइनलाइज को ओवरराइड करने के लिए जावा ने आपको मजबूर करा है कि नहीं नहीं फाइनलाइज ओवरराइड नहीं करोगे तो कोड ही कंपाइल नहीं होगा? ऐसा नहीं है ना। क्योंकि फाइनलाइज की बॉडी है, भले ही वो बॉडी ब्लैंक है। लेकिन एक्शन परफॉर्म कैसा मेथड है? एक्शन परफॉर्म एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। और जब आप जावा में पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ते हैं तब आपको बताया गया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना जरूरी होता है। करेक्ट? इसलिए नेटबीन्स फोर्स कर रहा है कि आप एक्शन परफॉर्म को ओवरराइड करें। ओके, अब नेटबीन्स में ओवरराइड कराने के लिए आप सिर्फ जहां एरर आ रही है वहां पॉइंटर रखें और कीबोर्ड से प्रेस करें ऑल्ट एंटर। कीबोर्ड से प्रेस करें ऑल्ट एंटर। तो नेटबीन्स आपको कुछ ऑप्शंस देगा। उनमें से आपको कौन सा चाहिए? हमें चाहिए पहला वाला। हम चाहते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनकी बॉडी मिल जाए। अभी बताइए, क्या नेटबीन्स जानता है कि आप एक्शन परफॉर्म से क्या कराएंगे? नहीं जानता ना, उसे इतनी समझ थोड़ी है। तो वो बॉडी ब्लैंक आपको बना के दे देगा। अंदर का कोड लिखना आपकी ड्यूटी होगा। तो जैसे ही आप लिखेंगे इम्प्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, गौर से देखिए नेटबीन्स ने आपको ब्लैंक बॉडी दे दी है। ये जो थ्रो लिखा हुआ है वो इसलिए लिखता है नेटबीन्स कि अगर आप इसकी बॉडी ना लिखें तो कम से कम ये एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी कि आपने मेथड को ओवरराइड नहीं करा है। इसलिए फिलहाल इस थ्रो को अपन डिलीट कर देते हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये है एक्शन परफॉर्म की बॉडी। एक्शन परफॉर्म के आर्गुमेंट में कुछ दिख रहा है? दिख रहा है। इसकी चिंता भी मत कीजिएगा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये आर्गुमेंट हमारी क्या मदद करता है। जैसे याद कीजिए मेन के पैरामीटर में ARGS आता है। आता है ना मेन के आर्गुमेंट में ARGS। लेकिन आप लोग उसका फायदा तब लेते हैं जब आप कमांड लाइन आर्गुमेंट पढ़ते हैं। लेकिन लिखना तो पड़ता है ना हर बार। चाहे यूज करें ना करें, लिखना तो पड़ता है ना इस ARGS को। राइट? ऐसे ही ये इस पूरे मेथड की प्रोटोटाइप है। अब ये टेंशन मत लीजिएगा कि सर आपने एक्शन इवेंट के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है। वो मैं आपको आधे घंटे बाद बताऊंगा। जब बताऊंगा तब आपको इसका यूज भी समझ आ जाएगा। लेकिन ये मत सोचिएगा कि अगर हम इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो इसे लिख क्यों रहे हैं। गौर करिए हम मेथड को क्या कर रहे हैं। ऊपर नेटबीन्स भी हिंट दे रहा है, आप मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। और ओवरराइड करते वक्त प्रोटोटाइप चेंज करने की इजाजत होती है? ओवरराइड करते वक्त अलाउड होता है कि हम प्रोटोटाइप चेंज करें? नहीं। इसलिए अभी इससे ध्यान हटा लीजिए, बस इसको डिलीट मत कर दीजिएगा। ठीक है, अब बताइए हम क्या चाहते हैं? जब बटन क्लिक हो तो ये फंक्शन चलने पर क्या हो? हम चाहते हैं जब बटन क्लिक हो तो ये फंक्शन के चलने पर प्रोग्राम बंद हो जाए। ओके, प्रोग्राम बंद कैसे करते हैं जावा में? तो जावा में प्रोग्राम बंद करते हैं बाय राइटिंग system.exit 0। ये हमने प्रोग्राम बंद करने का कोड लिख दिया। अब बताइए हमारी तरफ से कोड तैयार है? यस, हमारी तरफ से कोड बिल्कुल तैयार है। बट स्टिल आप देखेंगे अगर मैं प्रोग्राम रन करूं और मैं इस बटन पे क्लिक करूं क्लोज फ्रेम पे, कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने अभी 5 मिनट पहले एक वर्ड बोला था, अगर आपने गौर से सुना हो, कि खाली क्लास बनाने से कुछ नहीं होता, आपको रजिस्टर करना पड़ता है। अब सवाल आएगा सर ये रजिस्ट्रेशन का चक्कर क्या है और ये क्या होता है? तो गौर से सुनिए, ये रजिस्ट्रेशन का चक्कर क्या है। जावा ये मानती है कि आपने अपने फ्रेम के ऊपर बटन तो बना लिया है, ठीक है, और आपने ये तैयारी भी कर ली है कि इस बटन के क्लिक होने पर क्या होना है। कर ली है ना आपने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कि इस बटन के क्लिक होने पर ये एग्जिट चलना है।
लेकिन आपने जावा को इन्फॉर्म करा कि आप इस बटन से इस एक्शन परफॉर्म को कनेक्ट करना चाहते हैं। करा क्या आपने? नहीं करा ना। और जावा के पास इतनी फुर्सत नहीं है, इतना टाइम नहीं है जेवीएम के पास कि वो बटन क्लिक होने के बाद आपके पूरे प्रोग्राम में ढूंढता फिरे कि आपने एक्शन परफॉर्म कहाँ बनाया है। और सोचिए अगर जेवीएम के पास समय होता भी तो भी किसी मतलब का नहीं था, क्योंकि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक क्लास और बनाऊं उसमें भी एक्शन परफॉर्म दो, एक क्लास और बनाऊं उसमें भी एक्शन परफॉर्म दो। क्लासेस बनाना तो मेरे हाथ में है ना, मैं कितनी भी सारी क्लासेस बना दूं। जावा को कैसे पता चलेगा कि मैंने अगर 3 क्लासेस बनाई है तो उनमें से कौन सी वाली क्लास का एक्शन परफॉर्म मुझे इस बटन के साथ कनेक्ट करना है। इस एक्शन परफॉर्म को कॉल हम करेंगे कि जावा करेगी? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस एक्शन परफॉर्म को कॉल जावा करेगी, लेकिन बताना हमें पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि इस बटन के क्लिक होने पर इस वाले एक्शन परफॉर्म को कॉल करो। सुना आपने ध्यान से मेरा ये लास्ट स्टेटमेंट? इस बटन के क्लिक होने पर इस वाले एक्शन परफॉर्म को कॉल करो। ये जो मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इस बटन के क्लिक होने पर इस वाले एक्शन परफॉर्म को कॉल करो, इसी को जावा की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी को जावा की इंग्लिश में बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करना। ओके, रजिस्ट्रेशन किसका होता है? रजिस्ट्रेशन दो चीजों का होता है। ओके, क्या दो चीजें होती हैं ये? हाँ, ऑब्जेक्ट का तो होता ही है नमन, लेकिन समझो कौन से ऑब्जेक्ट का। तो जावा कहती है आपको रजिस्टर दो चीजों को करना पड़ेगा। नंबर वन, इवेंट का सोर्स। मुझे बताइए कौन से बटन के क्लिक होने पर इवेंट फायर होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके फ्रेम पे 10-15 बटन हो? हाँ, हो सकता है। तो आप बताइए ना, इन 10-15 बटन में से कौन से बटन के क्लिक होने पर इवेंट फायर होगा? तो आप इवेंट सोर्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं, और जब इवेंट सोर्स क्लिक होगा तो कौन सा वाला एक्शन परफॉर्म चलेगा? उसको बोलते हैं रजिस्टर करना इवेंट लिसनर को। अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो ये जो बटन है आपका जिसपे क्लोज फ्रेम लिखा है, ये जावा की नजरों में सोर्स होगा ना, राइट? और ये जो क्लास आपने बना रखी है, ये आज की थ्योरी के अनुसार लिसनर होगी, है ना? लेकिन ये तो थ्योरी है। प्रैक्टिकली कहाँ आपने जावा को बताया कि ये बटन सोर्स है और ये क्लास लिसनर है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्रैक्टिकली आपने नहीं बताया है। थोड़ी सी जावा टेढ़ी है इस मामले में। आप अगर जावा स्क्रिप्ट या पाइथन जानते होंगे और वहां आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहां ये टॉपिक बहुत सिंपल है। जावा थोड़ी सी डिफरेंट है। जावा प्रोग्रामर से थोड़ी ज्यादा जानकारी मांगती है। तो जावा कहती है खाली क्लास बनाने से थोड़ी ना वो इस क्लास के फंक्शन को कॉल कर देगी। आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा कि ये बटन के साथ ये वाली क्लास को ऐड करो। ओके, अब रजिस्टर कैसे करते हैं? तो आपकी आंखों के सामने से कुछ दिनों पहले, शायद लास्ट ही लेक्चर में, एक मेथड गुजरा था। आपने उसे जस्ट सरफेस लेवल पे देख के छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा था इसको छोड़ दो अभी, ये मेथड मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। दिख रहा है आपको इस लिस्ट में तीसरा मेथड? दिख रहा है आपको? ये 3 मेथड थे, इसमें से दो तो पढ़ लिए ना अपन ने, सेट लेबल, गेट लेबल। ये बटन पे कैप्शन सेट करने का काम करते हैं और कैप्शन रिटर्न करने का काम करते हैं। ये जो तीसरा वाला मेथड है, ये क्या करता है? तो गौर से सुनिए, ये तीसरा वाला मेथड क्या करता है। सबसे पहले बताइए ये किसका मेथड है? ये किसका मेथड है? तो ऑब्वियस ही बात है, ये बटन का मेथड है। ऊपर लिख तो रहा है बटन का मेथड है। अगर ये बटन का मेथड है तो इसे कॉल B1 और B2 कर सकते हैं। जी हाँ, इसे कॉल B1 और B2 कर सकते हैं क्योंकि ये बटन का मेथड है। अब जावा ये कहती है आप जिस भी बटन से इस मेथड को कॉल करेंगे, जावा उस बटन को इवेंट का सोर्स मानेगी। सुना आपने ध्यान से? जिस भी बटन से इस मेथड को कॉल करेंगे, जावा उसको इवेंट का सोर्स मानेगी। तो क्या हम लोग ऐसे लिख पाएंगे अपने कोड में, B1 डॉट एड एक्शन लिसनर? यस, B1 डॉट एड एक्शन लिसनर। लेकिन खाली सोर्स बताने से बात नहीं बनेगी। जावा कहती है मुझे सोर्स के साथ साथ ये भी बताइए कि लिसनर कौन है। जैसे हिंदी में कहावत है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, ऐसे जावा में कहावत है, इवेंट हैंडलिंग खाली सोर्स के बलबूते पे नहीं होती। इवेंट हैंडलिंग के लिए खाली सोर्स से काम नहीं चलेगा। इवेंट हैंडलिंग के लिए दोनों की जरूरत है। आ रही है बात समझ? राइट? जैसे टीचर और स्टूडेंट, जैसे डॉक्टर और पेशेंट, ऐसे बताइए जावा में क्या हो गया? ऐसे जावा में हो गया सोर्स और लिसनर। इवेंट जनरेट कौन करेगा? इवेंट जनरेट करेगा सोर्स। और उस इवेंट को हैंडल कौन करेगा? उस इवेंट को हैंडल करेगा लिसनर। तो क्या जावा B1 को सोर्स मानने को तैयार है? हाँ, जावा B1 को सोर्स मानने को तैयार है। जावा का रूल है कि जिस ऑब्जेक्ट से आप एड एक्शन लिसनर को कॉल करेंगे, जावा उसे मान लेगी इवेंट का सोर्स। अब जावा कहती है जो आर्ग्यूमेंट में देख रहे हैं आप, यहां जावा को एक ऑब्जेक्ट चाहिए।
क्या चाहिए? क्या सुना आपने? यहां जावा को एक ऑब्जेक्ट चाहिए, या ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा आपको। अच्छा, किसका? स्ट्रिंग का? नहीं। डेट का? नहीं। उस क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा जिसने एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करा है। इसीलिए गौर से देखिए, यहाँ आर्गुमेंट टाइप में क्या लिखा हुआ है? यहाँ आर्गुमेंट टाइप में लिखा है एक्शन लिसनर। याद है आपको जावा के बेसिक्स? अगर किसी मेथड की आर्गुमेंट टाइप में लिखा हुआ है फ्रेम, तो वहां फ्रेम या उसकी चाइल्ड क्लासेस जा सकती हैं। किसी मेथड की आर्गुमेंट टाइप में लिखा हुआ है फ्रूट, तो इसका मतलब है कि वहां फ्रूट या फ्रूट की चाइल्ड जाएंगी। तो अगर इस मेथड के आर्गुमेंट में लिखा है एक्शन लिसनर, तो यहाँ पैरामीटर में किसका ऑब्जेक्ट जाएगा? एक्शन लिसनर का तो जा नहीं सकता। सही बोल रहा हूँ? एक्शन लिसनर का तो ऑब्जेक्ट जा नहीं सकता, क्योंकि एक्शन लिसनर खुद क्या है? एक्शन लिसनर खुद तो एक इंटरफेस है। इंटरफेस के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं? नहीं बनते हैं। तो फिर किसका ऑब्जेक्ट भेजना पड़ेगा बना के? हमें भेजना पड़ेगा हमारे क्लोज फ्रेम का ऑब्जेक्ट। क्लोज फ्रेम ही है ना इसकी चाइल्ड क्लास? यस, क्लोज फ्रेम ही है इसकी चाइल्ड क्लास। और क्लोज फ्रेम का ऑब्जेक्ट हमें बनाना पड़ेगा। यस, क्लोज फ्रेम का ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्ट आपको यहां पे करना पड़ेगा पास। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? आ रही है मेरी बात समझ सबको? ठीक है, अब अगर आ रही है तो आप जरा मुझे कोडिंग बता दें। कैसा कोड में लिखूं कि हमारा जो बटन है वो फंक्शनल हो जाए? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मुझे इस क्लास का। यस, बनाना पड़ेगा। कहाँ? मेन में? नहीं, अगर मैं मेन में बनाऊंगा तो मैं उसे बटन के साथ कनेक्ट कैसे करूंगा? तो यही बनाऊं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, माय फ्रेम के कंस्ट्रक्टर के अंदर। हाँ, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर बनाना चाहिए अपन को। ओके, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं ये सेट विजिबल वगैरह करने से पहले, बटन ऐड करने के बाद एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। लिखूंगा मैं क्लोज फ्रेम ओ बी जे इज इक्वल टू न्यू क्लोज फ्रेम। क्या होगा इससे? इससे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जैसे नॉर्मली किसी भी क्लास का बनता है। ठीक है, अब करना है अपन को रजिस्टर। रजिस्टर के लिए कौन सा मेथड कॉल करना है? रजिस्टर के लिए कॉल करना है ऐड एक्शन लिसनर। किसका मेथड है ऐड एक्शन लिसनर? फ्रेम का है क्या? नहीं, बटन का है। बटन के हैं आपके पास इंस्टेंसेस? जी, बटन के हमारे पास B1 B2 नाम के इंस्टेंस हैं। क्या दोनों को रजिस्टर करना है आपको अभी? नहीं, फिलहाल एक को करना है। फिलहाल एक को करना है। करना तो अल्टीमेटली दूसरे को भी है, लेकिन अभी एक को करना है। तो बोलेंगे हम B1 डॉट एड एक्शन लिसनर, राइट? और एड एक्शन लिसनर के पैरामीटर में हम पास करेंगे ओबीजे। ये पैरामीटर समझ आया आपको? ये लाइन समझ आई आपको? इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर आपसे मैं पूछूं ये लाइन क्या कर रही है बताइए, तो आप बोलेंगे सर ये लाइन रजिस्ट्रेशन कर रही है। अच्छा, हिंदी में बताइए रजिस्ट्रेशन मतलब क्या? अभी मत बोलना रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीयन। रजिस्ट्रेशन का मतलब हिंदी में पंजीयन नहीं पूछा है मैंने। रजिस्ट्रेशन का मतलब जावा को इन्फॉर्म करना कि हम किस कंपोनेंट को मान रहे हैं सोर्स, और किस कंपोनेंट को मान रहे हैं लिसनर। या आप बहुत सिंपल वर्ड्स में बोल दें, सोर्स और लिसनर को इंटरकनेक्ट करना बोल सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मतलब सोर्स और लिसनर की जोड़ी बनाना, राइट? आपको बताना पड़ेगा ये सोर्स है और ये उसका लिसनर है। तो इस समय जावा B1 को सोर्स मानती है। यस, क्योंकि जावा का ये रूल है। क्या रूल है? कि जो भी बटन एड एक्शन लिसनर को कॉल करेगा, वो बटन इवेंट का सोर्स आएगा। और पैरामीटर में कौन जा रहा है? पैरामीटर में जा रहा है ओबीजे। जो पैरामीटर में जाएगा जावा उसको क्या मानेगी? जावा उसको मानेगी लिसनर। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अब अगर हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो इस लाइन के चलने के कारण क्या बटन क्लिक होने पर फ्रेम बंद हो जाएगा? यस, अब इस लाइन के कारण क्लिक होने पर फ्रेम बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ भी एक कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्या ये लाइन फ्रेम बंद करेगी? क्या ये लाइन प्रोग्राम बंद करेगी? नहीं। अगर ये लाइन प्रोग्राम बंद करती तो आप मानते हैं प्रोग्राम रन होते ही बंद हो जाता? सोचिए, अगर इस लाइन के कारण प्रोग्राम बंद होना होता तो फिर इस लाइन पे पहुंचते ही सिस्टम डॉट एग्जिट चल जाता, प्रोग्राम बंद हो जाता। तो ये लाइन कुछ नहीं करेगी आपके लिए, समझ आ रहा है? एज अ प्रोग्रामर आपके लिए इस लाइन की कोई रेलेवेंस नहीं है। हाँ, आपको कुछ दिखेगा भी नहीं कि ये लाइन क्या कर रही है, ये भी समझिएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये लाइन कर क्या रही है। ये लाइन सिर्फ जावा के लिए आपने लिखी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जावा को चाहिए, जावा की जरूरत है। जैसे आप मुझे बताइए, ये ARGS का आपको कोई फायदा हो रहा है अभी? स्ट्रिंग ARGS का कोई मतलब है अभी आपके इस प्रोग्राम में? लेकिन फिर भी लिखना है क्योंकि जावा को ये ARGS चाहिए।
बिल्कुल ऐसे ये लाइन आप जावा के लिए लिख रहे हैं, तो अगर मैं पूछूंगा इस लाइन के चलने से हमारे एप्लीकेशन के लुक एंड फील में क्या डिफरेंस आएगा, तो आप बोलेंगे कुछ नहीं आएगा, वो जैसे पहले दिख रही थी वैसे अभी भी दिखेगी, लेकिन पहले बटन क्लिक पे कुछ हो नहीं रहा था ना। यस, अब होगा। अब जब आप बटन क्लिक करेंगे तो क्या जावा को पता है कि आपने B1 को सोर्स माना है? यस, पता है। तो जावा B1 के क्लिक होने को एक इवेंट का दर्जा देगी। यस, जावा B1 के क्लिक होने को एक इवेंट का दर्जा देगी। तो नोटिस करिए, अब आपने B1 पे क्लिक करा, B1 है ना क्लोज फ्रेम। यस, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, चेक करिए प्रोग्राम आपका बंद हो गया। हो गया बंद। अब ये बात बताइए, क्या B2 पे भी क्लिक कर पाएंगे आप? यस, कर तो पाएंगे, बट जावा देख रहे हैं इस क्लिक पे ध्यान ही नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है इस क्लिक पे ध्यान? क्योंकि आपने इस बटन के लिए ना तो रजिस्ट्रेशन करा है, ना इवेंट हैंडलिंग करी है। तो अगर हम एक और क्लास बना दें तो ये बटन के क्लिक होने पर भी काम होगा। तो आपका जवाब होना चाहिए सर, क्लास बनाने अकेले से नहीं होगा, क्लास बनाने के साथ साथ इस बटन का भी करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आ रही है मेरी बात समझ? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा हमको इस बटन का। राइट, क्रॉस पे सेट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं निशान, क्रॉस पे भी सेट कर सकते हैं, वो अपन करेंगे स्विंग में। ठीक है, अभी के लिए अपन इस बटन से करते हैं इसको। ठीक है, आई बात समझ? चलूं आगे? चलिए, अब आपके सामने है दूसरा चैलेंज। अब मैं चाहता हूं आप मेरी हेल्प करें इस सेकंड बटन को फंक्शनल करने पे। और मैं चाहता हूं जैसे ही हम इस सेकंड वाले बटन पे क्लिक करें, फ्रेम का बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए। बस इतना करना है। क्या आप गाइड कर सकते हैं? सेकंड वाले बटन पे क्लिक करने पर फ्रेम का बैकग्राउंड कलर मुझे येलो चाहिए। क्या मुझे गाइड कर सकते हैं आप? चलो करो, शुरू करो। एक और क्लास बनेगी, यस और नो? बनेगी ना? ठीक है, एक और क्लास बना देते हैं। कैन आई कॉल द नेम ऑफ द क्लास एज चेंज कलर? यस, आई कॉल द नेम ऑफ द क्लास एज चेंज कलर। किसको इंप्लीमेंट करेगी? ऑफ कोर्स एक्शन लिस्टर को करेगी ये भी इंप्लीमेंट। बहुत ही, चलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको लग रहा है कि आपसे कोड बनेगा, लेकिन वो बनेगा नहीं आपसे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूं। बट डीमोटिवेट मत होइए, आप कोशिश करिए, अपने आप समझ में आएगा आपको कहाँ फंसेंगे आप। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ लिखेंगे अपन क्लास चेंज कलर। लिख दिया अपन ने चेंज कलर। फिर हम लिखेंगे इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट्स एक्शन लिस्टर। ऐसे ही लिखेंगे? यस, ऐसे ही लिखेंगे। नेटबीन्स बोलेगा ओवरराइड करने को? बिल्कुल बोलेगा। तो आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके यहाँ बता दीजिए कि आपको मेथड चाहिए इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो यहाँ ऑल्ट एंटर करा आपने, ओवरराइड ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ओवरराइड हो गए। ठीक, अब क्या काम है इस वाले एक्शन परफॉर्म का? मैंने कहा था इसका काम है कलर येलो करना। ओके, कलर येलो कैसे करते हैं? तो आपको याद आएगा एक मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम होता है सेट बैकग्राउंड। करते हैं ना सेट बैकग्राउंड कॉल? राइट, बट क्या आपको याद है सेट बैकग्राउंड किसका मेथड था? सेट बैकग्राउंड कंपोनेंट का मेथड था, और कंपोनेंट से फ्रेम में आया था, है ना? क्या इस क्लास ने कंपोनेंट क्लास को इनहेरिट करा हुआ है चेंज कलर ने? नहीं करा है ना? तो अगर आप यहाँ पे बोलोगे सेट बैकग्राउंड, एरर आएगी ना। जैसे ही आप बोलोगे सेट बैकग्राउंड, जावा पूछेगी कौन सा बैकग्राउंड, किसका बैकग्राउंड, और यहाँ आपने लिखा सेट बैकग्राउंड के आर्ग्यूमेंट में कलर डॉट येलो। तो कलर तो आपको मिल रही है, लेकिन नोटिस करिए सेट बैकग्राउंड पे एरर आ रही है। जावा बोल रही है उसे सेट बैकग्राउंड समझ ही नहीं आ रहा, कहां से आ गया सेट बैकग्राउंड मेथड? है प्रॉब्लम? राइट, ओके। तो अब आप मानते हैं ये वाला जो एक्शन परफॉर्म्ड है, ये अगर फ्रेम के पास हम बना दें तो काम बन जाएगा। अगर ये एक्शन परफॉर्म फ्रेम के अंदर बना दें, मतलब माई फ्रेम 2 के अंदर, तो बात बन जाएगी। हाँ या ना? बोलिए जल्दी। हाँ, सेमीकोलन लगा देता हूं मैं, सेमीकोलन लगाने से भी एरर नहीं हटेगी बेटा। चलो सेमीकोलन लगा दिया मैंने। अभी भी देखो जावा कह तो रही है ना, उसे सेट बैकग्राउंड नहीं मिल रहा, कैन नॉट फाइंड द सिंबल सेट बैकग्राउंड, करेक्ट? राइट, तो अब क्या करें? अब सेट बैकग्राउंड हम अगर फ्रेम के अंदर पहुंचा दे किसी तरह से इस एक्शन परफॉर्म को, तो सेट बैकग्राउंड मिल जाएगा हमें यहाँ पर? यस, मिल जाएगा। तो अगर हम फ्रेम के अंदर एक्शन परफॉर्म चाहते हैं, तो फ्रेम को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, हमारी क्लास को एक्शन लिस्टर को इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा जी। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा इंप्लीमेंट्स एक्शन
लिसनर। ये क्लियर हुआ? राइट। अब अगर हमारी क्लास एक्शन लिसनर को इंप्लीमेंट करेगी तो हमारी क्लास को एक्शन परफॉर्म मिलेगा? हाँ या ना, जल्दी बोलिए। मिलेगा। तो फिर ये क्लास की जरूरत नहीं है, हटा दूं इसको? ये चेंज कलर को हटा दूं? यस, हटा दीजिए। ओके। और यहां पर अगर मैं एक्शन परफॉर्म को इंप्लीमेंट करवा दूं तो यहाँ ब्लैंक बॉडी मिल जाएगी मुझे एक्शन परफॉर्म की। राइट। और इसमें अगर मैं लिखता हूं सेट बैकग्राउंड, तो क्या अब कोड मेरा इस सेट बैकग्राउंड मेथड को पहचान लेगा? क्या अब हमारा कोड इस सेट बैकग्राउंड मेथड को पहचान लेगा? यस, बिल्कुल पहचान लेगा, जैसे पहले पहचानता था अभी भी पहचान लेगा। लेकिन अब ये बताइए, प्रोग्राम रन होने पर कलर चेंज होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक काम तो आपने अभी भी नहीं करा। कौन सा काम? रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करा। ओके। तो देख लेते हैं, फिलहाल एरर तो नहीं आ रही है कोई, ये आप देख सकते हैं। कोड रन भी हो रहा है, ये भी आपको दिख रहा होगा। पहले वाले बटन के क्लिक पे प्रोग्राम बंद भी हो रहा है, लेकिन आपको ये भी दिख रहा होगा दूसरे वाले बटन के क्लिक पे कुछ हो ही नहीं रहा है। करेक्ट? नहीं हो रहा है ना? राइट। अब हम चाहते हैं इस बटन के क्लिक पे हमारा ये वाला एक्शन परफॉर्म चलना चाहिए, तो अगेन रजिस्टर करना पड़ेगा। यस। ठीक है। अब हमें ये पता है कि एक्शन लिसनर को कॉल, ऐड एक्शन लिसनर को कॉल बी टू करेगा, मानते हैं, क्योंकि सोर्स बी टू को बनना है। बट चैलेंज ये है कि पैरामीटर में कौन जाएगा? क्या पैरामीटर में क्लोज फ्रेम का ऑब्जेक्ट भेजना है? अगर आपने पैरामीटर में क्लोज फ्रेम का ऑब्जेक्ट भेज दिया तो सेकंड वाले बटन के क्लिक होने पे भी एग्जिट जीरो चल जाएगा। वो नहीं चाहते हैं ना? राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही शुभम। तो यहां पैरामीटर में जाएगा दिस। अब याद कीजिए, आप दिस पढ़ा है आपने जावा में? दिस पढ़ा है? क्या दिस भी एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है? यस, दिस भी एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस होता है। तो जैसे ओबीजे एक रेफरेंस है, ऐसे दिस भी रेफरेंस है। यस। और दिस किसको रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट करता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो आपको माई फ्रेम का ही ऑब्जेक्ट चाहिए ना रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ या ना? यस। हमें माई फ्रेम का ही तो ऑब्जेक्ट चाहिए, या उसी क्लास का तो ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसने एक्शन लिस्टनर को इंप्लीमेंट करा है। और आप ये मत सोचिएगा कि सर माई फ्रेम का एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपन रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे क्लोज फ्रेम का बनाया है। दिमाग लगाइए, अगर आपने माई फ्रेम का एक और ऑब्जेक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सोचिए। और अगर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो आपका प्रोग्राम रिकर्सिव ब्लॉक में ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर तो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फंस जाएंगे कि नहीं आप? ठीक है। दूसरी बात, चलिए अगर आप उस रिकर्जन को हैंडल भी कर लेते हैं, हैंडल हो जाता है ना रिकर्जन, इफ लगा के पढ़ा होगा आपने, रिकर्जन को रोकने का तरीका भी है। अगर आप उसको हैंडल कर भी लेते हैं तो भी आप मुझे बताइए, क्या दो फ्रेम नहीं बन जाएंगे? बन जाएंगे। एक तो यहां भी तो बनेगा जो आपने मेन में बनाया है, एक ये फ्रेम भी बनेगा, एक आपका फ्रेम भी बनेगा। स्क्रीन पे दो दो विंडो यूजर को दिखेंगी। क्या आप उसको दो विंडो दिखाना चाहते हैं? नहीं ना। इसलिए आपको फ्रेम का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, यहां पर आपको यहां मदद लेनी है दिस की। तो दिस इसी वाले फ्रेम को रिप्रेजेंट करेगा क्या, जो मेन में बना है? यस, जो मेन में फ्रेम ऑब्जेक्ट बना है दिस उसी को रिप्रेजेंट करेगा। आया समझ? आया समझ? शाबाश। रन कर दें? यस, रन कर देते हैं। अब मैंने क्लोज फ्रेम पे क्लिक करा, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। और अगर मैंने अब चेंज कलर पे क्लिक करा तो नोटिस करिए बैकग्राउंड कलर आपका चेंज भी हो जाएगा। प्रोग्राम क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। अब एक बात बताइए, मैं चाहता हूं मैं ये जो क्लोज फ्रेम क्लास है इसे भी हटा दूं। सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इसे भी हटाता हूं तो फिर हमारे B1 के लिए भी हमें दिस भेजना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा ना? हाँ, ठीक है। तो अब हम अगला एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही लेने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा अब मैं क्या चेंज कर रहा हूं कोड के अंदर, क्योंकि जो अब मैं कर रहा हूं वैसा ही प्रोजेक्ट में हमें करना है। क्योंकि ये जो अलग से क्लास बनाने का आइडिया है ये थोड़ा सा महंगा है ना। सोचिए, थोड़ा सा कॉस्टली आइडिया है। कल को आप सोचिए आप कैलकुलेटर बनाते हैं, इमेजिन करिए। अब कैलकुलेटर में 10-15 बटन होंगे, तो आप सोचिए आप तो इवेंट हैंडलिंग करने के लिए 10-15 क्लासेस बनाओगे, है कि नहीं? तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिकली हर इवेंट के लिए अलग क्लास बनाई जाए, ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर है, ये थोड़ा सा कॉस्टली तरीका है। इतना करना नहीं चाहेंगे आप। एक आध ठीक है बटन है तो सही है, लेकिन अगर खूब सारे बटन है तो अलग से क्लास बनाना, आपकी कोडिंग भी ज्यादा होगी, जावा को मेंटेनेंस भी ज्यादा करनी पड़ेगी। और क्या, जितनी क्लास उतने ऑब्जेक्ट बनेंगे, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी मेमोरी खाएंगे।
जितनी मेमोरी खाएंगे फिर वो डिस्ट्रॉय होंगे, तो गार्बेज कलेक्टर को उतना ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, है कि नहीं? आपका काम तो हो जाएगा, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत खराब पड़ेंगे। तो बेटर है हम इस क्लास को हटाकर इसी एक्शन परफॉर्म से दोनों बटन को हैंडल कर सकते हैं, है ना? अभी आपको डाउट हो रहा होगा सर कैसे? अगर दोनों ही बटन पे यही एक्शन परफॉर्म चलेगा तो फिर तो दोनों पे कलर चेंज हो जाएगा, यस और नो, है ना? लेकिन उसका तरीका है हमारे पास उसको हैंडल करने का तरीका है। अभी मैं जो करने जा रहा हूं वो ये कि मैं ये एक्स्ट्रा क्लास क्लोज फ्रेम हटा दूंगा। आप लोग समझ रहे हैं मैं पहला स्टेप क्या लेने जा रहा हूं? तो अब मैं एक नया कोड लिखता हूं। सो लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल 6, फिनिश। एग्जाम्पल 6 में हम एग्जाम्पल 5 की चीजें कॉपी कर लेते हैं। क्लास को माई फ्रेम 2 की जगह माई फ्रेम 3 नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर माई फ्रेम 3 बनाई। कंस्ट्रक्टर भी माई फ्रेम 3 के नाम से होगा। ठीक है, और ये हमारा मेन मेथड होगा। एग्जाम्पल 6 के अंदर ये हमने मेन बनाया, माई फ्रेम 3 का ऑब्जेक्ट बनाया, और जैसा मैंने आपसे कहा अब मैं क्लोज फ्रेम क्लास को हटा रहा हूं। अब ये बताइए अगर क्लोज फ्रेम क्लास हटती है तो मुझे यहां पे भी ओबीजे की जगह दिस भेजना पड़ेगा। यस, यहां भी मुझे दिस भेजना पड़ेगा। इतना समझ आया आप सबको? ठीक है, क्या अब आपको ये समझ आ गया कि अब दोनों ही बटन्स पे यही एक्शन परफॉर्म चलने वाला है? समझ आ रहा है? क्योंकि दोनों के लिए लिसनर सेम है, सेम लिसनर कर दिए आपने दोनों के लिए, करेक्ट? ओके। तो अब अगर हम रन करेंगे तो बटन कोई भी दबे कलर येलो होगा। यस। अब अगर इस एप्लीकेशन को रन करें, आप चेंज कलर पे क्लिक करेंगे तो भी कलर येलो होगा, क्लोज फ्रेम पे क्लिक करेंगे तो भी नोटिस करिए येलो हो रहा है। आपको क्यों नहीं दिख रहा? अब आप समझ रहे होंगे, येलो पे येलो आ रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन आ येलो ही रहा है। और इसको जानने के लिए आप क्लोज फ्रेम को अलग से क्लिक कर लीजिए, तो नोटिस करिए उससे भी कलर येलो हो रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं क्लोज फ्रेम पे अलग एक्शन हो, यस और नो? चाहते हैं ना? तो अब हमारी मदद वो करेगा जिसे हम इग्नोर कर रहे थे इतनी देर से। कौन करेगा? ये करेगा पैरामीटर। ओके, पहली बात, ये पैरामीटर जावा भेज रही है। जी हाँ, ये पैरामीटर जावा भेज रही है, आप तो इसे यूज करेंगे। अच्छा, जावा क्यों भेज रही है? जावा इसलिए भेज रही है क्योंकि जावा एक्शन परफॉर्म कॉल करेगी। जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो आर्गुमेंट पास करना कॉलर की जिम्मेदारी होती है। जब कोई फंक्शन कॉल होता है तो आर्गुमेंट पास करना कॉलर की जिम्मेदारी होती है। वेरी गुड। और आप इस पूरे प्रोग्राम में मान रहे हैं एक्शन परफॉर्म को मैं और आप कॉल नहीं कर रहे हैं, एक्शन परफॉर्म को जावा कॉल करेगी। एग्री करते हैं आप? राइट। तो जब जावा कॉल करेगी तो आर्गुमेंट भी जावा पास करेगी। वेरी गुड। अब बात करते हैं इससे हमें मिलेगा क्या, ये आर्गुमेंट हमें क्या बताएगा। तो ध्यान से सुनिए। नंबर वन, ये कौन है? एई। तो ये ऑब्वियस सी बात है, एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? एक और क्लास का। क्या नाम है इस क्लास का? क्लास का नाम है एक्शन इवेंट। जैसे एआरजीएस किसका ऑब्जेक्ट है? एआरजीएस स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है? तो जैसे एआरजीएस की क्लास स्ट्रिंग है, ऐसे इसकी क्लास एक्शन इवेंट है। क्या आप एआरजीएस की क्लास बदल सकते हैं? स्ट्रिंग की जगह इंटीजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसकी भी नहीं बदल सकते, इसकी भी एक्शन इवेंट ही रहेगी। ओके। अब ये जो एई है, इसके पास एक मेथड है। ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके पास अपने मेथड्स होंगे, है ना? और ये किसी का डिराइव विराइव नहीं है, ना फ्रेम का, ना किसी कंपोनेंट का, किसी का नहीं। ये एक अलग इंडिपेंडेंट क्लास है। समझ आ रही है बात? जैसे स्ट्रिंग एक इंडिपेंडेंट क्लास है ना, जिसने ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करा हुआ है, ऐसे ही एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इसका फ्रेम वगैरह किसी से कोई रिश्ता नाता नहीं है, लेकिन इसके पास एक मेथड है। इस एई के पास, गौर से सुनिएगा, मेथड का नाम है गेट सोर्स। क्या नाम है मेथड का? जवाब दीजिए तो। मेथड का नाम है गेट सोर्स। इसका मेथड है ये। ओके, अगर ये एई का मेथड है तो कॉल एई डॉट गेट सोर्स से होगा। यस, कॉल करने का तरीका ये होगा। अब अगर नाम में गेट आ रहा है तो कुछ रिटर्न रिटर्न करता होगा। जावा का तो फंडा है ना, गेटर्स कुछ रिटर्न करते हैं। राइट, तो ये कुछ रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है? तो ये मेथड कहता है ये रिटर्न करेगा आपको एड्रेस। सुना आपने ध्यान से? क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस रिटर्न करेगा। किसका एड्रेस रिटर्न करेगा? ये रिटर्न करेगा सोर्स का एड्रेस। जो भी इवेंट सोर्स है
ये उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। इवेंट सोर्स मतलब हमारे प्रोग्राम में किसकी बात हो रही है, फ्रेम की? नहीं, इवेंट सोर्स का मतलब B1 और B2 की बात हो रही है। यही दोनों है ना इवेंट के सोर्सेस, यही दोनों है ना। तो अगर आप गेट सोर्स मेथड को कॉल करें तो गेट सोर्स आपको रिटर्न करेगा अगर B1 ने क्लिक करा है तो B1 का एड्रेस, वरना B2 का एड्रेस। आ रही है मेरी बात समझ कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रहा है समझ? तो अगर आप गेट सोर्स को कॉल करें तो आपको बता देगा ये कि कौन सा बटन क्लिक हुआ है। ठीक है, इसको जानने के लिए अपन यहां पर लिखते हैं system.out.println क्लिक अकर्ड ऑन, क्लिक अकर्ड ऑन, देन प्लस AE डॉट गेट सोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप करेंगे AE डॉट गेट सोर्स तो नोटिस करिए कुछ एड्रेस एड्रेसमेंट होगा, है ना। आपको एड्रेस देकर कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन इतना पता लग जाएगा कि कुछ आ रहा है गेट सोर्स के पास रिलेटेड टू बोथ द बटन्स, और अलग अलग आएगा। जो दिखेगा वो अलग अलग होगा कुछ, हाँ, पहले बटन पे कुछ अलग प्रिंट होगा, दूसरे पे कुछ अलग प्रिंट होगा। देखिए इसको रन करा मैंने, बैकग्राउंड में कंसोल देखते चलिएगा। ये मैंने क्लोज पे क्लिक करा, कुछ आ रहा है ऐसा? ये पूरी जानकारी मिल रही है इसके पास कि मुझे एक बटन ने क्लिक करा, उसका लेबल क्लोज फ्रेम था, ये उसकी साइज थी, ऐसा कुछ दिख रहा है? वेरी गुड। अब मैं दूसरे पे क्लिक करता हूं तो नोटिस करिए कुछ दूसरे से अलग इंफॉर्मेशन आ रही है। तो इतना तो क्लियर हो गया कि इसके पास उस सोर्स का डिटेल आ जाती है जिससे आपने इवेंट को करवाया है कॉल। तो अब मुझे बताइए यहां कुछ इफ लगा सकते हैं इस गेट सोर्स की मदद से? लगा सकते हैं इफ? यस। तो हम लोग यहां लिखेंगे इफ AE डॉट गेट सोर्स। आगे आप बोलिए, आगे आप बोलिए, AE डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल्स टू B1। एड्रेस ही देता है ना ये, गेट सोर्स एड्रेस ही देता है ना। और आप याद करिए B1 में भी तो एड्रेस ही होगा ना। जावा के बेसिक्स में यही तो पढ़ा है ना अपन ने, रेफरेंसेस होल्ड एड्रेसेस, राइट? तो B1 में भी एड्रेस होगा, ये भी अपन को एड्रेस दे रहा है। अगर ये दोनों मैच कर गए इसका मतलब B1 ही क्लिक हुआ है। जी हाँ, अगर ये दोनों मैच कर गए तो इसका मतलब B1 ही क्लिक हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर चेंज कलर कर सकते हैं, तो सॉरी सिस्टम डॉट एग्जिट कर सकते हैं। B1 के लिए तो हमें एग्जिट करना था, यस, सिस्टम डॉट एग्जिट कर सकते हैं। ओके, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर सेट बैकग्राउंड कॉल कर सकते हैं। यस, हम लोग यहाँ पर सेट बैकग्राउंड कॉल कर सकते हैं, और सेट बैकग्राउंड में हम लिख सकते हैं कलर डॉट येलो। यस, सेट बैकग्राउंड में हम लिख सकते हैं कलर डॉट येलो। ठीक है, अब नोटिस करिए हमारी इवेंट हैंडलिंग दोनों बटन्स की इसी क्लास के अंदर हो गई, माई फ्रेम 3 के अंदर। यस, दोनों के क्लिक होने पर माई फ्रेम 3 को हमने रजिस्टर करा हुआ है एज लिसनर। दोनों के ही क्लिक होने पर यही एक्शन परफॉर्म चलेगा और हमारी मदद गेट सोर्स कर देगा ये बताने के लिए कि B1 पे क्लिक हुआ है कि B2 पे क्लिक हुआ है। सो नाउ व्हेन आई रन दिस कोड, when I'll click on close frame, application will close. Now when I'll run the code and I'll click on change color, I'll get a yellow color applied on my frame's background. आ गया समझ इवेंट हैंडलिंग? पॉइंट क्लियर? राइट। चलिए अब अगला कोड आप ट्राई करिए, बहुत सिंपल। मैं चाहता हूं 4 बटन हो, एक पे लिखा हो येलो, एक पे लिखा हो रेड, एक पे लिखा हो ग्रीन, एक पे लिखा हो क्लोज। जिसको क्लिक करूं वैसा एक्शन हो जाए। बना लेंगे कोड? फ्रेम पे 4 बटन चाहिए, एक पे लिखा हो क्लोज, एक पे लिखा हो रेड, एक पे लिखा हो ब्लू, एक पे लिखा हो ग्रीन। जिसको क्लिक करूं वैसा एक्शन हो जाए। बन जाएगा? बोलिए बोलिए जल्दी, बन जाएगा? वेरी गुड। तो लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल 7। कितनी क्लासेस की जरूरत है? कितनी क्लासेस की जरूरत है? कितनी क्लासेस बनानी पड़ेंगी? ऑफ कोर्स 2, सिर्फ 2 क्लासेस बनानी पड़ेंगी। ठीक है, ये 2 क्लासेस में से एक माई फ्रेम 4 होगी। यस, एक होगी माई फ्रेम 4। ठीक है, ये माई फ्रेम 4 का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और एक हमारी ड्राइवर क्लास होगी जिसमें हमेशा की तरह हम अपने फ्रेम का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी ड्राइवर क्लास है, इसमें माई फ्रेम 4 का हम लोग बनाएंगे ऑब्जेक्ट। यहां भी क्लियर है? ठीक है, ठीक। अब इसमें अब ऐड करने हैं हमें 4 बटन, तो 2 रेफरेंस और बनेंगे। यस, एक B3 बनेगा, एक B4 बनेगा। फाइन।
इस चेंज कलर को मैं कन्वर्ट करके कर देता हूं रेड। इससे रेड कलर ले लेंगे। B3 इज इक्वल टू न्यू बटन, इससे ग्रीन ले लेंगे। और B4 इक्वल टू न्यू बटन, इससे ले लेंगे ब्लू। ये हो गए हमारे 3 कैप्शंस। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, आई मीन चारों को। यस, इन चारों को ऐड भी करना पड़ेगा और रजिस्टर भी करना पड़ेगा। यस, जिस जिस बटन पे आप चाहते हैं इवेंट फायर हो, रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर नहीं करेंगे तो दिखेगा नहीं। क्या कहते हैं, अगर रजिस्टर नहीं करेंगे तो ये देखिए सर, हम दिस की जगह MF4 लिख सकते हैं। जी नहीं सुधीर, क्लास का नाम थोड़ी लिखना अलाउड है। और MF4 की बात अगर आप इसकी बात कर रहे हैं रेफरेंस की, तो ये मेन का लोकल रेफरेंस है। क्या मेन की लोकल चीजें आपको क्लास लेवल पे मिल जाएंगी? आप बताओ, अगर मैं यहाँ पर एक इंटीजर a बनाता हूँ सुधीर, और लिखता हूँ इंटीजर a इक्वल टू 10, तो क्या मेरे को ये a यहाँ मिल जाएगा? अगर मैं यहाँ लिखूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन a, तो क्या जावा मान जाएगी कि मैं उस a की बात कर रहा हूँ जो मेन में? नहीं मानेगी, एरर दे देगी, बोल देगी कैन नॉट फाइंड द सिंबल a, है ना। ऐसे ही आपको MF4 नहीं मिल सकता, उस MF4 की जगह तो दिस है। समझ रहे हैं? राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमने रजिस्टर कर दिया। अब चारों के क्लिक होने पर यही एक्शन परफॉर्म चलेगा। यस, चारों के क्लिक होने पर यही एक्शन परफॉर्म चलेगा। तो अब आपको इस एल्स को एल्सिफ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो चार चार इवेंट सोर्स हो सकते हैं। यस, तो अब ये हो जाएगा एल्सिफ, एल्सिफ AE डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल्स टू B2, तो हम चाहेंगे कलर रेड हो जाए। ठीक है, अगर B2 नहीं है तो फिर B3 हो सकता है। यस, अगर B2 नहीं है तो फिर शायद B3 हो सकता है। ठीक है, अगर B3 है तो ग्रीन हो जाए। यस, ग्रीन हो जाए। और अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो गारंटी है B4 होगा। क्या बोलते हैं आप? यस, इस वक्त तो गारंटी है कि B4 होगा, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्म जबरदस्ती तो नहीं चलेगा ना। एक्शन परफॉर्म जबरदस्ती तो नहीं चलेगा ना। यस, ये चलेगा तभी जब ये बटन क्लिक होंगे। हाँ, रजिस्टर कर रहा हूं मैं, रजिस्टर कर रहा हूं, आई नो दैट। यहाँ आ गया सेट बैकग्राउंड, और ये हो जाएगा कलर डॉट ब्लू। ठीक है, और रजिस्टर करने के लिए एक और बार B3 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस, और एक और बार B4 डॉट एड एक्शन लिसनर दिस। ये हो गए सबके रजिस्ट्रेशन। कोड समझ आ रहा है आपको? आ रहा है? देखें वर्किंग। नाउ गेटिंग 4 बटन। सबकी साइज अलग अलग क्यों है ये भी पता है ना, क्योंकि फ्लो लेआउट कहता है वो साइज उतनी रखेगा जितना अंदर का टेक्स्ट होगा। ठीक है, जब हम लेआउटिंग करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और हम हर बटन को एग्जैक्टली सेम साइज का बना पाएंगे, बट अभी नहीं। ठीक है, अब अगर मैं ब्लू पे क्लिक करता हूं, आई विल गेट ब्लू, ग्रीन पे ग्रीन, रेड पे रेड, और क्लोज फ्रेम पे प्रोग्राम बंद। यस, क्लोज फ्रेम पे प्रोग्राम बंद। समझ आया यहां तक? अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो आप बार बार बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं एक ही बटन दूं अपने फ्रेम पे चेंज कलर करने के लिए, एक बटन फ्रेम क्लोज करने के लिए दूं, एक कलर बदलने के लिए दूं। बट मैं चाहता हूं जितनी बार मैं बटन पे क्लिक करूं उतनी बार फ्रेम का कलर बदल जाए। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एवरी टाइम आई विल क्लिक ऑन द बटन, द कलर ऑफ द फ्रेम शुड चेंज। अगर आप नोटिस करें तो जो हमारा इससे पहले वाला एग्जाम्पल था, उसमें कितनी भी बार मैं बटन पे क्लिक करता हूं कलर येलो ही आएगा ना। कितनी भी बार बटन पे क्लिक करता हूं कलर तो येलो ही आएगा ना। मैं चाहता हूं हर बार क्लिक पे एक नया कलर फ्रेम पे मुझे दिखना चाहिए। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं? ये काम कैसे कर सकते हैं इसका मैं आपको पहले जनरल आइडिया दूंगा। आप मुझे उस जनरल आइडिया को इस GUI में लगा के देंगे। ठीक है, सुनिए ध्यान से। जावा के पास एक स्पेशल क्लास है। नहीं, कोई स्टैटिक से आपकी कोई मदद नहीं होगी विवेक, सुनो ध्यान से। हर बार आपको एक रैंडम कलर चाहिए, तो आप मानते हो हर बार आपको कलर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा विद रैंडम वैल्यूज ऑफ रेड ग्रीन ब्लू। सोचो, लॉजिक सोचो आप। मैंने थोड़ी बोला है कि मुझे पहले रेड चाहिए फिर ग्रीन चाहिए फिर ब्लू चाहिए, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने बोला है मैं जितनी बार क्लिक करूं एक रैंडम कलर अप्लाई हो जाए। तो अगर एक रैंडम कलर अप्लाई होने का काम है तो सोचो, ध्यान से सोचो। सबसे पहले मैं इसको एग्जाम्पल 8 में कन्वर्ट कर लेता हूं ताकि मैं आपको थोड़ा थोड़ा कोड लिख के समझा भी सकूं। सो आई एम क्रिएटिंग अ क्लास, लेट्स से इट इज example 8।
ठीक, एग्जाम्पल 8 में इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं एग्जाम्पल 7 को एज यूजुअल। और यहां पर माई फ्रेम 5 कंस्ट्रक्टर भी कर लेते हैं माई फ्रेम 5 का, और यहां पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन माई फ्रेम 5 mf5 is equals to new my frame 5 सचिन्स फ्रेम। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, बटन चाहिए अपन को सिर्फ दो, तो मैं B3 B4 हटा रहा हूं, सिर्फ रख रहा हूं B1 और B2, जिसमें से B2 का कैप्शन में कर देता हूं चेंज कलर। ये मैंने कर दिया इसका कैप्शन चेंज कलर। B3 B4 हट जाएंगे, इनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, ना ये ऐड होंगे, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए, जो हमारा इफ का कोड है वो तो ऐसा ही रहेगा ना, हाँ या ना, रहेगा। जो एल्स का कोड है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, तो आपको यहाँ कलर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा ना। तो आप बोलोगे कलर सी इक्वल टू न्यू कलर, लेकिन अगर आपने यहाँ पास कर दी कोई फिक्स वैल्यूज, जैसे आपने पास कर दिया 255,0,0,0, तो आप मुझे बताइए जितनी बार ये चेंज कलर वाला बटन क्लिक होगा उतनी बार रेड कलर ही बनेगा ना। मैं चाहता हूं कभी रेड बने, कभी ग्रीन बने, कभी येलो बने, कभी पिंक बने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, रैंडमली कलर चेंज होना चाहिए। तो आप सोचिए अगर कलर रैंडमली चेंज होना चाहिए तो ये वैल्यू भी रैंडमली चेंज होनी चाहिए ना, दे शुड ऑल्सो चेंज रैंडमली, सब टाइम यही नहीं जाना चाहिए ना। तो मैं रैंडम नंबर्स जावा से कैसे जनरेट कराऊं, ये सिखा रहा हूं मैं आपको, समझ आया? हाउ कैन वी आस्क जावा टू जनरेट रैंडम नंबर्स फॉर अस? तो जावा के पास एक रैंडम नाम की क्लास है, जावा के पास एक रैंडम नाम की क्लास है। क्लास है तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, यस ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कौन से पैकेज में? जावा डॉट यूटिल पैकेज में ये क्लास। सुना आपने पैकेज का नाम ध्यान से? कौन सा पैकेज? जावा डॉट यूटिल। हालांकि नेटबीन्स आपकी हेल्प के लिए है, आप फिक्स इंपोर्ट करेंगे तो वो खुद ही लिख देगा जावा डॉट यूटिल डॉट रैंडम, बट आपको पता होना चाहिए। अब इस रैंडम क्लास के पास एक मेथड है जिसका नाम है नेक्स्ट इंट। सुना सुना लग रहा है नेक्स्ट इंट? स्कैनर के पास भी होता है ना एक नेक्स्ट इंट, वेरी गुड, इसके पास भी एक नेक्स्ट इंट है, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। स्कैनर वाला नेक्स्ट इंट तो यूजर से इनपुट लेता है ना, स्कैनर वाला नेक्स्ट इंट तो यूजर से इनपुट लेता है ना। इसका जो नेक्स्ट इंट मेथड है वो आपसे पैरामीटर में एक इंटीजर लेता है, गौर कीजिएगा, पैरामीटर में आपसे एक इंटीजर लेगा, और जो इंटीजर आप इसे पास करेंगे ये उस इंटीजर तक की कोई रैंडम वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, 0 से उस इंटीजर तक की कोई रैंडम वैल्यू। तो गेस करिए, मैंने इसको पास करा 50, और अब मैंने अपने प्रोग्राम में इस x को प्रिंट कराया बाय सेइंग रैंडम वैल्यू इज प्लस x। तो नोटिस करिए जैसे ही ये कोड चलेगा 0 to 50 के बीच में कोई एक रैंडम नंबर मिलेगा अपन को, यस 0 to 50 के बीच में कोई एक रैंडम मिलेगा। क्या मिला? 16 मिला। दोबारा रन कीजिए, अब की बार क्या मिला? 46 मिला। फिर रन कीजिए, अब की बार क्या मिला? 0 मिला। फिर रन कीजिए, 49 मिला। फिर रन कीजिए, 22 मिला। देख रहे हैं आप, हर बार ये मेथड चल रहा है तो ये आपको एक रैंडम वैल्यू दे रहा है। क्या ये कुछ हमारी मदद करेगा? नहीं, 50 इंक्लूसिव नहीं है शुभम, 0 to 49, राइट। तो क्या ये कुछ हमारी हेल्प करेगा? जल्दी बोले। करेगा। तो अगर हम लोग कलर को ये वैल्यूज रैंडमली दे पाए तो हमारा प्रोग्राम रैंडम कलर दे पाएगा, हाँ या ना? दे पाएगा। तो अब आप आगे का कोड आप गाइड करिए, क्या करूं? रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाऊं? रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाऊं? यस, रैंडम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो कहने से रैंडम R&D इज इक्वल्स टू न्यू रैंडम, बन जाएगा रैंडम क्लास का ऑब्जेक्ट इससे, यस बन जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट यहां बनाऊं कि ऑब्जेक्ट फ्रेम लेवल पे बना लूं? ये ऑब्जेक्ट फ्रेम लेवल पे बना लूं तो चलेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो एक ही बार बनना चाहिए ना, नेक्स्ट इंट बार बार कॉल होना है। इसे यहां से कट कर लें, यस, और यहां बना दें रैंडम R&D, यहां डिक्लेयर कर देते हैं, और जैसे बाकियों के ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं ऐसे रैंडम का भी बना देते हैं, R&D इक्वल टू न्यू रैंडम। ये लाइन क्लियर हुई आपको?
मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऊपर क्यों शिफ्ट कर दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि बार बार ये ऑब्जेक्ट बने, ये बने एक बार, नेक्स्ट इंट बार बार चले। ठीक है, अब मैं एक वेरिएबल लेता हूं रेड, int red इज इक्वल्स टू rnd डॉट नेक्स्ट इंट 256। समझ आ रहा है 256 क्यों पास कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मुझे 0 to 255 एक रैंडम वैल्यू देगा, लेकिन ये तो सिर्फ रेड की रैंडम वैल्यू हुई। क्या ग्रीन और ब्लू को भी रैंडमली चाहते हैं आप? उनकी इंटेंसिटी भी आप चाहते हैं रैंडम हो? यस, तो यहां लिख दिया अपन ने int ग्रीन इज इक्वल्स टू rnd डॉट नेक्स्ट इंट, और यहां पास कर दिया मैंने 256। int ब्लू इज इक्वल्स टू rnd डॉट नेक्स्ट इंट, और यहां पास कर दिया मैंने अगेन 255। रेड ग्रीन ब्लू आ गए। अब यहां जो तीन इंटीजर पास हुए हैं, इनकी जगह ये तीन वेरिएबल पास हो सकते हैं। यस, तीन वेरिएबल पास हो सकते हैं। और फिर मैं लिख सकता हूं सेट बैकग्राउंड और पैरामीटर में सी। क्या कहते हैं आप? विल इट वर्क? यस, इट विल वर्क। 256। ओके, 256 चलाइए। ठीक, रन कीजिए। ऑन एवरी क्लिक यू विल गेट सम रैंडम कलर्स। समझ आया? वर्किंग क्लियर? चलिए, अब आपको असाइनमेंट दे दूं। आज बहुत कुछ सीखा है आपने, अब इसको करना है आपको अप्लाई, क्योंकि अगले लेक्चर से हम ड्रैग एंड ड्रॉप पे चले जाएंगे और स्विंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए आपको क्या बनाना है। आपको बनाना है एक छोटी सी जीयूआई एप्लीकेशन जिसमें आपके पास दो बटन होंगे। ठीक है, एक बटन पे टेक्स्ट लिखा होगा क्लोज या क्विट, जिसके क्लिक होने पर प्रोग्राम बंद हो जाए। ये तो कर ही लेंगे आप, कर लेंगे ना? जो दूसरा वाला बटन है उस पे लिखा होना चाहिए क्लिक मी। ठीक है, करना यह है कि जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो, फ्रेम के टाइटल बार में 0 आए। अभी क्या आ रहा है फ्रेम के टाइटल बार में? अगर आप ध्यान दे तो अभी आ रहा था सचिन फ्रेम, ये आ रहा था ना फ्रेम के टाइटल बार में सचिन फ्रेम। अब मैं चाहता हूं टाइटल बार में 0 आए, और जितनी बार मैं इस पे क्लिक करूं ये वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहे। कर लेंगे? एवरी टाइम आई क्लिक ऑन दिस बटन दिस काउंटर शुड इंक्रीमेंट। कैन यू डू दैट? बन जाएगा? ठीक है, एक एप्लीकेशन ये बनानी है। दूसरी एप्लीकेशन हटा दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरी एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज में आपको लेने हैं टोटल 3 बटन। पहले वाले बटन पे एज यूजुअल कैप्शन होना चाहिए क्विट, फिर एक दूसरा बटन और एक तीसरा बटन, 3 बटन होने चाहिए। ठीक है, साइज ऑफ कोर्स बटन्स की अलग अलग होगी, उसकी चिंता मत करिएगा। दिखने में भी बहुत गंदे दिखेंगे, उसकी भी चिंता मत करिएगा। इनकी सुंदरता हम अगले लेक्चर में बढ़ाएंगे। अभी आप फंक्शनैलिटी पे ध्यान दें। हमारे पास जो सेकंड वाला बटन है उस पे लिखा होगा कैप्शन इंक्रीमेंट, और जो थर्ड वाला बटन है उस पे लिखा होगा कैप्शन डिक्रीमेंट। ठीक, यहां पर बाय डिफॉल्ट 0 आ रहा होगा, और करना यह है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इंक्रीमेंट होना चाहिए एवरी टाइम आई क्लिक, और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू डिक्रीमेंट होनी चाहिए। बन जाएगा? हो जाएगा? ठीक है, जितनी बार मैं क्लिक करूं उतनी बार, यहां पर इंक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो ये बढ़े, डिक्रीमेंट पे क्लिक करूं तो ये घटे। और चेंज कहां करना है? चेंज करना है फ्रेम के टाइटल बार में। क्लियर? थैंक यू एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, टेक केयर।